एक जाने माने साइंसदान, कहा जाता है कि वो बर्ट्रैंड रसेल थे, एस्ट्रोनॉमी पर एक दिन लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़मीन फ्लैट नहीं होती बल्कि ज़मीन गोल होती है और ज़मीन और बाकी दूसरे प्लैनेट्स कैसे सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं और सूरज इस गैलेक्सी के साथ साथ घूमता है। लेक्चर के दौरान एक बूढ़ी औरत उठी और कहा, क्या बकवास है, दुनिया गोल नहीं होती, दुनिया फ्लैट है और एक बड़े से कछुए के ऊपर पड़ी है। इस औरत की यह बात सुनते ही रसेल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो वो कछुआ कहाँ खड़ा है? इस सवाल पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन ज़मीन एक कछुए के ऊपर है और ज़मीन गोल है। तो दोस्तों इस इवेंट से हमें यह पता लगता है कि कैसे पिछले ज़माने के लोग न्यू साइंस को, न्यू थिंकिंग को, न्यू टॉपिक्स को अपनी उस वक्त की साइंस में अप्लाई नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उस वक्त की जो साइंस है वो चेंज हो। इस वक्त सिर्फ यही सवाल नहीं कि दुनिया गोल है या फिर नहीं, बल्कि और भी बहुत से सवाल साइंसदानों के दिमाग में घूम रहे थे। जैसे कि अगर दुनिया कछुए के ऊपर नहीं खड़ी तो किस चीज़ के सहारे खड़ी है? ये यूनिवर्स कैसे शुरू हुई और कहाँ जाकर ख़त्म होगी? इस यूनिवर्स की कोई शुरुआत भी है या फिर नहीं? टाइम का नेचर क्या है? क्या एक दिन वक्त ख़त्म हो जाएगा? क्या हम वक्त में पीछे जा सकते हैं? करंटली फिजिक्स में जितनी भी तरक्की हुई है, इससे हमें इन सवालों में से कई सवालात के जवाब तो पता चल चुके हैं, लेकिन कभी ऐसा भी वक्त था कि हमें इन सवालों का जवाब ढूंढना नामुमकिन सा लगता था। जैसे कि ज़मीन गोल है या फिर नहीं, सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है या फिर नहीं। तो दोस्तों इस लाइन से एक नया सवाल उभर के निकलता है कि कैसे इंसानों को पता लगा कि दुनिया गोल होती है ना कि फ्लैट। तो चलिए चलते हैं 340 BC में, जब मशहूर ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने अपनी किताब ऑन द हेवन में एक बड़ी बहस के ऊपर बात की कि दुनिया गोल है या फिर नहीं। सबसे पहले तो एरिस्टोटल ने रियलाइज किया कि दुनिया गोल होती है। उन्होंने कहा कि जब लूनर इक्लिप्स होता है तो जमीन का शेडो चांद पर गोल दिखता है, ना कि एक डिस्क की तरह। लेकिन एरिस्टोटल ये समझते थे कि सन स्टेशनरी नहीं होता, अर्थ स्टेशनरी होता है और सन, मून और दूसरे जो बाकी प्लैनेट्स हैं और स्टार्स हैं वो अर्थ के गिर्द चक्कर लगाते हैं। एरिस्टोटल ये समझते थे। तो दोस्तों अब एक और सवाल निकल के ये आता है कि कैसे इंसानों को पता लगा, कैसे साइंटिस्ट को पता लगा कि अर्थ स्टेशनरी नहीं होता, सन स्टेशनरी होता है और दूसरे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। 1540 में एक सिंपलर मॉडल नाम का एक मॉडल पेश किया बाय निकोलास कोपरनिकस ने। इनका आइडिया ये था कि सन स्टेशनरी होता है और बाकी सैयारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इस वक्त तो इनके आइडिया पर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन दो जर्मन इटालियन साइंसदान केपलर और गैलीलियो ने कोपरनिकस के इस आइडिया को सपोर्ट किया और आगे चलकर इस आइडिया को सबने माना। तो अब दोस्तों मैदान में आया सर आइजैक न्यूटन फिजिकल साइंस का रिवॉल्यूशन लेकर। सर आइजैक न्यूटन ने अपने टाइम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल साइंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क पेश किया, जिसका नाम था फिलोसोफिया नेचुरलिया प्रिंसिपलिया मैथमेटिका, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में समझाया। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की कहानी तो आप सबको पता है कि कैसे न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और ऊपर से सेब गिरा, पेड़ नहीं सेब गिरा और ग्रेविटी का जन्म हुआ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें समझाती है कि जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो जिसका कोई मास या वॉल्यूम हो, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अगर एक बॉडी का मास और वॉल्यूम ज़्यादा है तो दूसरी बॉडी को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। लेकिन सवाल यहाँ से ये निकल कर आता है कि अगर कोई भी दो बॉडी जिसका कोई वॉल्यूम या कोई भी मास होता है वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो बड़े बड़े स्टार्स, दूसरे प्लैनेट्स एक दूसरे से क्यों नहीं टकरा जाते हैं? इसका जवाब रिचर्ड बेंटली ने 1691 में अपने एक लेटर में दिया। उन्होंने कहा कि स्टार के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टार्स की ग्रेविटेशनल फील्ड किसी दूसरे स्टार को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि हाउ यूनिवर्स बिगिन, इंसान को कैसे पता लगा कि यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुई। 1929 में अब एडविन हबल ने एक ऑब्जर्वेशन पेश की कि जब हम दूर दराज की गैलेक्सीज को देखते हैं तो हमें दिखता है कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। इसका मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है। इस ऑब्जर्वेशन से पता लगता है कि कभी ऐसा भी वक्त होगा कि जब ये यूनिवर्स किसी सर्टन प्लेस पर या किसी सर्टन पॉइंट पर कंप्रेस होगी और यूनिवर्स की डेंसिटी इन्फिनाइट होगी। हबल की इस डिस्कवरी ने साइंस की दुनिया में यूनिवर्स की शुरुआत को लेकर कई और नए सवाल पैदा कर दिए। आजकल साइंटिस्ट इस यूनिवर्स को समझने के लिए सिर्फ दो थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। जनरल रिलेटिविटी यूनिवर्स के लॉज को समझने में काम आती है, जैसे कि बड़े बड़े प्लैनेट्स, ब्लैक होल जो कि लार्ज स्केल पर हैं, जो कि बहुत बड़े हैं, उनको समझने के लिए, फोर्स को समझने के लिए जनरल रिलेटिविटी काम आती है।
इसी तरह क्वांटम लेवल पर यानी कि बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर, जहाँ पर क्वार्क्स, फोटॉन्स, बोसॉन्स, दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके फिनोमेना को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी काम आती है। लेकिन ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे के वर्ल्ड में अप्लाई नहीं कर सकते हम। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स को हम यूनिवर्स लेवल पर अप्लाई नहीं कर सकते और जनरल रिलेटिविटी को हम क्वांटम लेवल पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बुक में स्टीफन हॉकिंग ने एक थ्योरी जिसका नाम है यूनिफाइड थ्योरी, उसके बारे में डिस्कशन की है। और उस डिस्कशन में कहा गया है, स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि साइंटिस्ट एक ऐसी थ्योरी के खोज में हैं, एक ऐसी थ्योरी बना रहे हैं, यानी एक ऐसी थ्योरी बनी नहीं है, बना रहे हैं, यानी कि एक ऐसी थ्योरी की डिस्कवरी में है, ढूंढ में, फाइंड में है, कि जो दोनों वर्ल्ड में अप्लाई की जाए, यानी कि दोनों वर्ल्ड में वो थ्योरी अप्लाई की जाए, ताकि हम यूनिवर्स एज वेल एज क्वांटम लेवल के लॉस को, फिनोमेना को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर की समरी बिल्कुल जल्द ही आएगी।